मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री या फिर विषम चक्रीय यौगिक। उसका नॉमेनक्लेचर हम पढ़ रहे थे और नॉमेनक्लेचर के अंदर हमने रूल्स पढ़े थे दो कि अगर 5 मेंबर ड्रिंक होगी हमारे पास तो उसके अंदर हम ऑल लगाएंगे और 6 मेंबर अगर ड्रिंक हमारे पास होगी तो उसके अंदर हम INE लगाएंगे। तो देखिए अब मैंने कुछ और कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हैं और उनके मैंने जो नाम लिखे हैं वो सिर्फ कॉमन नेम है, उसकी जो IUPAC नेमिंग है वो भी हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए जो कॉमन नेम होते हैं किसी भी कंपाउंड के या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो आपको याद ही करने होते हैं और जो इसकी IUPAC नेमिंग होती है उसके लिए आपके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो देखिए पहले देखते हैं यहाँ पे 5 मेंबर ड्रिंक वाले जो कंपाउंड है। तो देखिए 5 मेंबर ड्रिंक वाले कंपाउंड के लिए हमने कहा था कि सफिक्स क्या लगेगा, ओल लगेगा। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा और सल्फर के लिए लगेगा थिया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड, तो इसका कॉमन नेम है पायरोल, लेकिन इसका IUPAC नेम देखना। देखिए ये इसके सबके कॉमन नेम्स लिखे हुए हैं जो ऊपर लिखे हैं, देखिए सारे कंपाउंड्स के सभी कॉमन नेम्स हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं इसका IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा देखिए अजोल, में कल भी पढ़ा था। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा ऑक्सोल और इसका हो जाएगा थियोल, ऑक्सोल और इसका थियोल। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए हमने बात करी कि जो 6 मेंबर ड्रिंक होती है उनके लिए हम सफिक्स लगाते हैं इन और यही रहेगा ऑक्सा, एजा और थिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास अजीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमने बात करी थी कि अगर 2 नाइट्रोजन कंपाउंड आ जाए या 2 जगह पे नाइट्रोजन आ जाए तो तब नाम क्या हो जाएगा, तो वहां पे हम डाई वर्ड का यूज करेंगे। तो इसका नाम देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1,2 डाईअज़ोल। अब यहाँ पे देखिए ये अजोल था, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आ गए जिसका नाम हो गया 1,2 डाईअज़ोल और इसका वैसे कॉमन नेम क्या है देखिए पायराज़ोल। अब इस तरह से देखिए यहाँ पे 1,3 पोजीशन पे आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाईअज़ोल और इसका कॉमन नेम होता है इमिडाज़ोल। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आ गए अलग अलग हेटेरो एटम्स। तो इस कंडीशन में हमने एक सीक्वेंस लिखा, देखिए कि जो एक सीक्वेंस है कि उसके अंदर कौन सा जो एटम है हेटेरो एटम वो पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन था देखिए वो सिर्फ फर्स्ट नंबर पे आया था, तो इसका नाम वैसे देखिए ऑक्साजोल होगा। और अगर इसका बात करें कॉमन नेम की तो इसकी कॉमन नेम देखिए क्या हो जाएगा कि ऑक्साजोल तो है ही, बस इसकी नंबरिंग कर देंगे तो इसका नाम जो नंबरिंग करेंगे वो आएगा 1,3 ऑक्साजोल, 1,3 ऑक्साजोल। इस तरह से इसका देखिए नाम है थायाजोल, तो यहाँ पे इसका नेम हो जाएगा बस 1,3 थायाजोल। ये देखिए इसका ये सारे जो है देखिए ब्रैकेट्स वाले ये सारे क्या है इसके IUPAC नेम और जो ऊपर लिखे हुए हैं वो सारे कॉमन नेम है। अब देखिए इसका देखिए यहाँ पे अजीन, अब है ये भी अजीन ही लेकिन सिर्फ यहाँ पे देखिए क्या है नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है हेटेरो एटम जो है वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 पोजीशन पे है, तो इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा 1,3 अजीन, इसका नाम हो जाएगा 1,3 अजीन और इसका नाम हो जाएगा देखिए 1,2 अजीन और इसका देखिए कॉमन नेम क्या होता है पायरिडाजीन और इसका है पायरिमिडीन और इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो ये पायराजीन है इसका हो जाएगा 1,4 अजीन। तो इस तरह से देखिए जो इसके IUPAC नेम्स है और कॉमन नेम्स है। ये हमने बात करी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर सिंगल रिंग है। उसके बाद हम बात करते हैं जिसके अंदर 2 रिंग्स होंगी। तो सिंगल रिंग के अंदर देखिए सबसे पहले जो 5 मेंबर्ड वाले कंपाउंड है पायरोल, पायरोल का नाम है अजोल, फ्यूरान का ऑक्सोल, थियोफिन का थायोल। जो ऊपर लिखे हैं नाम देखिए वो सारे कॉमन नेम है। उसके बाद 6 मेंबर्ड रिंग है तो पायरिडीन, फिर ये पायरिमिडीन, ये पायरिडाजीन और फिर यहाँ पे पायराजीन। इसके अंदर देखिए एक ही नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पे 1,3 पे है, फिर 1,2 पे है और इधर 1,4 पे है। उसके बाद देखिए ये पायराजोल है, इसके अंदर 1,2 पे नाइट्रोजन है तो 1,2 डाईअज़ोल हो गया इसका नाम। फिर इमिडाजोल के अंदर 1,3 में नाइट्रोजन है तो 1,3 डाईअज़ोल नाम हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्साजोल है या फिर इसका जो नाम आएगा इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में पहले ऑक्सीजन आता है इसलिए इसका नाम हुआ ऑक्साजोल और
सल्फर या फिर 1,3-ऑक्साजोल। उसके बाद देखिए सल्फर, तो सल्फर भी नाइट्रोजन से पहले आता है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, थायाजोल, या फिर इसको अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1,3-थायाजोल हो जाएगा। अब ये तो बात की देखिए कौन से, जितने भी हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे उनका नॉमेनक्लेचर है, मेन जितने भी कंपाउंड है उनका 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर के लिए। तो देखिए जो 5 मेंबर रिंग है उसके अंदर हमारे पास जो सफिक्स आता है जो हम पीछे लगाते हैं वो लगाते हैं ओल, और 6 मेंबर रिंग के लिए लगाते हैं इन। और इसके अंदर मेन हम 3 ही तरह के हेटेरोएटम वाले कंपाउंड पढ़ते हैं, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के और सल्फर के। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं देखिए वो होता है ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा और सल्फर के लिए थिया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास जो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इसमें 2 रिंग है, मतलब कि 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग। तो इसका नाम देखिए क्या है, इंडोल। इंडोल क्या है, इसका कॉमन नेम है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, पायरोल। अब पायरोल के साथ क्या है, यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी है, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजोपायरोल। तो इसका आईयूपीएसी नेम देखो क्या हो जाएगा, बेंजोपायरोल। ठीक है, इस तरह से देखिए ये हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है, बेंजाजीन जुड़ा है। क्या जुड़ा है, बेंजाजीन, मतलब अजीन के साथ बेंजीन रिंग जुड़ा है जिसका नाम हो जाएगा बेंजाजीन। या फिर देखिए इसके अंदर यहाँ पे हम इस तरह से इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास अल्फा बीटा अजीन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अल्फा और बीटा पोजीशन से जुड़ रहा है। और दूसरी कंडीशन के अंदर देखिए या फिर इसको 1-बेंजाजीन भी बोलेंगे, लेकिन वहां पे नेक्स्ट देखिए जो क्विनोलिन है इसका कॉमन नेम है और इसका आइसोक्विनोलिन, सिर्फ नाइट्रोजन की पोजीशन में चेंज आ रहा है और कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम है 1-बेंजाजीन और यहाँ पे हो जाएगा इसका ये 2-बेंजाजीन। तो देखिए 1 और 2 किस तरह से हुआ, इसकी नंबरिंग करेंगे अगर हम देखिए तो यहाँ पे 1 पे इसकी क्या है, अजीन ग्रुप है। इस तरह से अगर देखेंगे यहाँ पे 1 और वहां पे अगर करेंगे तो 1 2 पे है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2-बेंजाजीन। तो देखिए ये कुछ नॉमेनक्लेचर था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, कि हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं उनका हम जो नॉमेनक्लेचर देते हैं वो किस तरह से करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग। और जो कॉमन नेम है देखिए वो आपको याद रखना पड़ेंगे, पायरोल, फ्यूरान, थियोफ्रिन, और जो 6 मेंबर है उसकी पाइरीडीन, पाइरीडीन, पायराडाजीन, फिर पायराजीन। उसके बाद ये पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल, थियाजोल, इंडोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन। देखिए जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो कुछ ही होते हैं जो लिखे हैं यहाँ पे, इसके बाहर और आपके पास और कंपाउंड्स नहीं आते, तो इनको अच्छे से आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम 5 मेंबर देखिए रिंग स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे कि जो जितने भी 5 मेंबर वाले जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो देखो 5 मेंबर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं पहले हम उन्हें स्टडी करेंगे। देखिए तो जो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास देखिए कौन कौन से हैं, मेनली ये 3 कंपाउंड है देखिए हमारे पास, फ्यूरान, पायरोल और ये थियोफिन। तो देखिए हमें जो मेन स्टडी करनी है वो ये 3 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, कौन से, 5 मेंबर रिंग। अब देखिए जो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इसके अंदर मेनली ये 3 आएंगे और इन तीनों की स्टडी हमें एक एक करके करनी है। इसके लिए पहले हम देखिए जो ये 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनका थोड़ा सा जनरल सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि जो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर क्या है इनकी रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्शन किस तरह की रिएक्शंस देते हैं। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर अब यहाँ पे देखो इसके अंदर इसकी जो ये फ्यूरान, पायरोल
डैश, इधर भी अल्फा बीटा और इधर भी अल्फा डैश और बीटा डैश। अब देखिए अब यहाँ पे आके मान लीजिए कोई कंपाउंड आके जुड़ता है तो इसको नाम हम देखिए क्या देंगे, 2 फ्यूराइल देंगे और या फिर इसको लेंगे अल्फा फ्यूराइल, ठीक है। इसी तरह से देखो अब यहाँ पे ये दोबारा इस पोजीशन पे आके जुड़ता है तो इसका नाम हो जाएगा देखिए बीटा फ्यूराइल और साथ में या फिर 3 फ्यूराइल, ठीक है। तो जो इसकी रिएक्शंस होती है देखिए वो अल्फा और बीटा पोजीशंस पे होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूरान के जो 2 पोजीशन होगी उसको कहेंगे या तो 2 फ्यूराइल या फिर अल्फा फ्यूराइल और यहाँ पे बीटा फ्यूराइल या फिर 3 फ्यूराइल। अब इसी तरह से देखिए इस पे होगी 2 पोजीशन पे, इसका नाम आ जाएगा 2 पायराइल और इधर हो जाएगी तो इसका नाम आ जाएगा यहाँ पे 3 पायराइल या फिर अल्फा पायराइल या बीटा पायराइल। और इसी तरह से देखिए अब जो ये थियोफीन है इसके अंदर जो नाम देते हैं देखिए तो यहाँ पे देखिए जो नाम दिया जाता है थीनाइल, तो यहाँ पे अल्फा थीनाइल और बीटा थीनाइल या फिर 2 थीनाइल या फिर 3 थीनाइल, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए हम बात करें इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, इसको जो ये हमारे कंपाउंड्स हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर्ड रिंग, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है जर्नल के अंदर की जर्नली जो ये कंपाउंड्स हमें किससे मिलते हैं, तो देखिए हमें 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स इससे ऑब्टेन होते हैं। किस तरह से देखिए इसकी जर्नल से रिएक्शन एक देखते हैं हम। इस तरह से देखिए हमने कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया 1,2 पोजीशन के ऊपर, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इस तरह से OH R और ये R। अब यहाँ से देखिए 3 रिएक्शंस आएंगी हमारे पास। सबसे पहले देखिए P4O10, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड आएगा और इसके अंदर जो रीजन देखिए हम लेंगे यहाँ पे NH4 ट्वाइस CO3 और उसके बाद यहाँ पे देखिए P4S7। तो देखिए ये क्या है, एक जर्नल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका, यहाँ पे हम 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, उसको उसके अंदर को क्या देखिए अल्कोहल के अंदर चेंज होता है, फिर उनकी जब आगे रिएक्शन हो जाती है अलग अलग कि अगर P4O10 से रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे हमें देखिए यहाँ पे जो ये कंपाउंड मिलेगा फ्यूरान का कंपाउंड मिलेगा, डाई अल्काइल फ्यूरान है, यहाँ पे देखिए डाई अल्काइल थियोफीन है और ये क्या है यहाँ पे डाई अल्काइल पायरोल है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें ये कंपाउंड्स मिलते हैं इस तरह की रिएक्शन के साथ। तो ये देखिए जर्नल सी इसकी क्या थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन है कि इस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है। हालांकि एक एक कंपाउंड को हम जब डिस्कस करेंगे उसके बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, लेकिन ये सिर्फ जर्नल सा मेथड है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज। तो जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। जो ये 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं फ्यूरान, थियोफीन और पायरोल, कौन कौन से, फ्यूरान, थियोफीन और पायरोल। जो फ्यूरान, थियोफीन और पायरोल ये तीनों हेटेरोसाइक्लिक के कंपाउंड्स हैं, ये कैसे कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें अगर हम, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है देखिए कलरलेस
84 डिग्री और 131 डिग्री। ये है फ्यूरान का, ये है थियोफीन का और ये है पायरोल। अब देखिए पायरोल का जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है उसका रीजन क्या है, देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो पायरोल है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर अंतरा आणविक जो हाइड्रोजन बंध होता है उसी के कारण क्या है, देखिए ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जो पायरोल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, हाई होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये बेंजीन की तरह क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन जो थी वो हमने ये दी थी कि जो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो साइक्लिक होना चाहिए उसके अंदर एक या एक से ज्यादा हेटेरो एटम होना चाहिए और उसके अंदर एरोमेटिक करैक्टर होना चाहिए, तभी वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। तो देखिए जैसे बेंजीन एरोमेटिक होता है उसी तरह से ये भी एरोमेटिक होते हैं और ये क्या करते हैं, देखिए एडिशन रिएक्शंस नहीं देते, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। जिस तरह से बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रियाएं जो होती है जो बेंजीन देता है वही ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी देते हैं। और उसके बाद देखिए ये भी क्या है, रेजोनेंस की तरह स्टेबल होते हैं और इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है देखिए वो क्या होती है, यहाँ पे देखो रेजोनेंस एनर्जी थियोफीन, फ्यूरान और पायरोल। अब देखिए थियोफीन की होती है 117 किलो जूल कुछ और इसकी 81 पॉइंट समथिंग और इसकी 71 पॉइंट समथिंग इतनी कुछ होती है। तो देखिए जो ये रेजोनेंस एनर्जी है इसमें थियोफीन जो है उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो सबसे ज्यादा हाई इसलिए है क्योंकि सल्फर के पास देखिए डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं और जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो भी रेजोनेंस के अंदर अनुनाद के अंदर हिस्सा लेते हैं, इसलिए उसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है थियोफीन की वो क्या होती है, सबसे ज्यादा हाई होती है एज कंपैरिजन टू फ्यूरान और पायरोल। ठीक है, तो इन दोनों से क्या होती है देखिए ज्यादा होती है। उसके बाद देखिए लेकिन फिर भी जो इसकी रेजोनेंस एनर्जी है वो बेंजीन से क्या होती है, कम होती है क्योंकि बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है 144.4 किलो जूल वो इतनी होती है। तो इनसे तो कम है बेंजीन की, लेकिन फिर भी क्या है इतनी तो होती है कि ये क्या कर सके, देखिए स्टेबलाइज्ड हो चुके कि उनकी रेजोनेंस एनर्जी कुछ तो है जिस कारण क्या है उनके पास स्टेबिलिटी होती है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के पास। और उसके बाद देखिए कि बेंजीन रिंग और जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनती हैं, जो उनकी अनुनादी संरचनाएं आती हैं उनके अंदर फिर भी एक डिफरेंस होता है। देखिए वो डिफरेंस होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, कि जो बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर डाइपोल का किसी तरह का कोई मैटर नहीं होता कि उसके अंदर मतलब अगर प्लस माइनस चार्ज बनता है उसके अंदर उसका कोई मैटर नहीं होता। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर यहाँ पे जो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है उसका जो कंट्रीब्यूशन है मतलब उसका जो महत्व है वो काफी ज्यादा होता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। इस तरह से देखो यहाँ पे Z क्या हो सकता है, Z इज इक्वल टू ON या फिर S इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो ये है ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिंग में जाएंगे तो यहाँ पे Z के ऊपर देखिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट फिर दोबारा Z पे पॉजिटिव चार्ज और ये वाला चार्ज यहाँ जाएगा और यहाँ से ये इस तरह से देखो और ये चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। फिर दोबारा इसके बाद देखिए ये चार्ज आ जाएगा यहाँ और इधर से इस तरह से इस पे प्लस प्लस और फिर ये चार्ज देखिए आ जाएगा इधर इस तरह से और लास्ट में दोबारा। तो देखिए इसके अंदर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी बनी है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे
हाइब्रिडाइज्ड होंगे और साथ के अंदर ये जो स्ट्रक्चर होगी रिंग की वो कैसी होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। और सारे जो जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए इसके अंदर जितने भी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेंगे देखिए मूव करेंगे किस तरह से। तो यहाँ पे बॉन्ड देखिए 2 ही आएंगे, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए वो क्या करेंगे मूव करेंगे पूरी रिंग के अंदर। और इसीलिए इसी कारण से देखिए जो ये रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं ना कि एडिशन रिएक्शंस। अब इसके बाद देखिए कि जो हेटेरोएटम है इसके अंदर जो यहाँ पे ये Z है ये किसकी तरह बिहेव करता है, फिनॉल या फिर एनिलीन की तरह बिहेव करता है, जिस कारण क्या करते हैं कि इनके पास जो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहे हैं अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग के अंदर दे रहे हैं। और इसी के कारण देखिए ये रिएक्टिव किसकी तरह होते हैं, फिनॉल और एनिलीन की तरह। क्यों, क्योंकि इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, काफी युग्म है इसके पास देखिए जो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी बेंजीन रिंग को दे देते हैं। इस कारण जो ये कंपाउंड्स हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देखिए। और इसी कारण देखो जो ये थियोफीन होता है इसके अंदर मतलब सल्फर वाला कंपाउंड यहाँ पे जो होता है वो बेंजीन से ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स क्या होता है देखिए ज्यादा स्टेबल होता है, 1000 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है। स्टेबल नहीं होता देखिए सॉरी रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये बेंजीन रिंग को दे देते हैं। इस कारण उनकी जो इसकी रिएक्टिविटी होती है वो फिनॉल या फिर एनिलीन की तरह होती है और ये बेंजीन से भी ज्यादा क्या होते हैं रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्डर है रिएक्टिविटी का देखिए हम लिखेंगे जो कि इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन कौन से होंगे। तो देखो बेंजीन, उसके बाद थियोफीन, फिर यहाँ पे फ्यूरान और लास्ट में पायरोल। तो देखिए जो पायरोल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इनके अंदर और बेंजीन क्या है सबसे कम रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी का देखिए ऑर्डर दिया हुआ है कि जो बेंजीन है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, थियोफीन उससे ज्यादा, उसके बाद फ्यूरान उससे ज्यादा और पायरोल उससे भी ज्यादा। अब उसके बाद देखिए इनके पास एरोमेटिक कैरेक्टर होता है और ये रिएक्टिव भी बहुत ज्यादा होते हैं बेंजीन से। तो इसीलिए इन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, सुपर एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। देखिए जो बेंजीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड होने के साथ रिएक्टिव भी होता है। रिएक्टिव इसलिए क्योंकि बेंजीन की भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स होती है। इसी तरह से हमने बात करी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हमें क्या देता है देखिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स देता है, लेकिन इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कुछ डिफरेंट होती है। इसके अंदर डाइपोल जो है प्लस माइनस दोनों चार्ज रिंग के अंदर घूमते हैं, इस कारण ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेंजीन से भी। और फिर उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया है यहाँ पे हमें कि बेंजीन से जो थायोफीन है वो 1000 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है। और इस तरह से जो पायरोल फ्यूरान है वो उससे भी ज्यादा रिएक्टिव और पायरोल सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और बेंजीन की तरह ही देखिए इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी होता है और एरोमेटिक कैरेक्टर ये बहुत रिएक्टिव भी है, इसीलिए इनको कहा जाता है सुपर एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब इसके बाद देखो इनकी जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं उससे एक बात ये चीज क्लियर है देखो कि जो इसके ऊपर जो कंपाउंड्स जो भी जो देखिए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आके जो ऐड होगा वो इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर आके ऐड होगा ना कि बीटा पोजीशन के ऊपर। और इसका रीजन क्या है कि जब अल्फा पोजीशन पे आके ऐड होता है तो उस कंडीशन में देखिए जो हमारे पास कार्बोकैटायन आता है वो क्या आती है उसकी 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आती हैं। और अगर हम बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे तब जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आएंगी वो 2 ही आएंगी। तो देखिए जो अल्फा पोजीशन है उस पे ऊपर जाके कंपाउंड पहले जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके अटैक करेगा। उसका जो कारण है कि वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है कि उसकी 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स 3 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। इस केस में अल्फा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में बात करी थी कि इसकी अल्फा और ये बीटा पोजीशन है। तो जो अल्फा पोजीशन है वहां पे अगर आगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास ऐसी 3 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं उसके कार्बोकैटायन की। और अगर हम बात करें बीटा पोजीशन की सिर्फ 2 ही अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, सिर्फ 2 ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं कार्बोकैटायन की। तो जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अल्फा वाला। और अगर मान लीजिए अल्फा पोजीशन पहले से ही बुक है, वहां पे पहले से ही कोई ग्रुप पड़ा है, तो फिर वहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहां पे अटैक करेगा, बीटा पोजीशन के ऊपर आके अटैक करेगा। उसके बाद देखो अब इसके अंदर देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स
ठीक है। अब इसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप आके जुड़ जाए जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, मतलब इससे क्या करे, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे मान लीजिए NO2 ग्रुप ऐड हो, SO3H ग्रुप ऐड हो, इस तरह से, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो उस कंडीशन के अंदर देखिए ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसके अंदर देखिए -I इफेक्ट प्रोड्यूस होता है रेजोनेंस का, और इस तरह इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। और इसी तरह से देखिए अगर हम बात करें कि इसके अंदर हम ग्रुप ऐड कर दें जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल NH2 R NH2 इस तरह से, या फिर H2O, ऐसे कंपाउंड जो क्या करेंगे, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ये तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच लेते हैं। अगर बाहर खींचेंगे तो -I इफेक्ट के कारण जो ये है स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो उस कारण क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। इतने रिएक्टिव हो जाएंगे कि कैसे हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। और ये कैसे हो जाएंगे, बात कर रहे हैं हम, ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, दो तरह की कंडीशंस आई। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं उनके साथ तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशंस देखिए सही नहीं है। इसलिए जो हेटेरोसाइक्लिक जो भी कंपाउंड्स हैं उनकी जितनी भी जो रिएक्शंस करवाई जाती है वो बहुत ही माइल्ड कंडीशंस के अंदर करवाई जाती है, मतलब उसके अंदर ना तो कोई ग्रुप इस तरह का जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, और ना ही ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। तो जो रिएक्टिव होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो सिर्फ इसी कंडीशन में होता है कि यहाँ पे इसके साथ क्या हो, किसी भी तरह का कोई भी कंपाउंड ऐड नहीं हो, कोई भी कंपाउंड नहीं जुड़ा हो, उसी कंडीशन के अंदर वो रिएक्टिव होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर इसके पास इस तरह के कोई ग्रुप जुड़ेंगे तो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो दोनों तरह से खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो भी रिएक्ट नहीं करेंगे, और वहां पे वो इतने ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे कि वो कंपाउंड्स बन ही नहीं पाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो जो रिएक्टिविटी है देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ग्रुप ऐड ना हो, और उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, जो रिएक्शंस करवाते हैं वो बहुत ही माइल्ड कंडीशंस के अंदर रिएक्शंस करवाई जाती है। तो देखिए बात की हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड थे 5 मेंबर्ड रिंग, जो 5 रिंग वाला, जो 5 मेंबर वाला जो रिंग है उसकी हमने बात करी, फ्यूरान, थायोफ्रीन और पायरोल की। ये 3 स्ट्रक्चर्स थी हमारे पास। अब इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस इसमें वही चीज करेंगे। देखिए हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये फ्यूरान, तो फ्यूरान की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इस तरह से सिलेबस के अंदर देखिए 4 आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के। एक तो 3 ये 5 मेंबर रिंग वाले फ्यूरान, पायरोल और थायोफ्रीन। उसके बाद जो एक 6 मेंबर रिंग वाला कंपाउंड है दैट इज पाइरिडीन, जो सीधा जो देखिए ये वाला नाइट्रोजन जो ये जुड़ा हुआ था ये पाइरिडीन, ये वाला। ये 4 कंपाउंड्स है, उनकी डिटेल स्टडी है। तो जो बाकी जो डिटेल स्टडी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही।